वेलकम अगेन स्टूडेंट। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र को लेकर। आज हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है को डिस्कस करेंगे। जो 2-4-10 दिन बाद एग्जाम होने वाले हैं, जो बोर्ड का एग्जाम है हमारा 2021 का, उसमें आपको काफी मदद करेगा। तो बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं नोवेल्टी एजुकेशन। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। तो देखिए कहता है कि मांग के एक सेकेंड कहता है मांग के नियम का संबंध है। मांग के नियम का संबंध है आय और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा यानी कीमत बढ़ेगा तो मांग घट जाएगा, और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा। तो यानी कि मूल्य और मांग के बीच क्या करता है, संबंध को बताता है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है समान कीमत स्तर में वृद्धि। समान कीमत स्तर में वृद्धि क्या कहलाता है? स्फीति, मुद्रा गुणक, अपस्फीति, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीति बोलते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है। औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी के यू अक्षर की, उल्टे यू अक्षर की, अंग्रेजी एस। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उल्टे यू आकार का, यानी कि ऐसा, इस टाइप का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, यानी बाएं से दाईं ओर खिसक जाता है, यानी दाईं ओर खिसक जाता है। देखिएगा क्या कहा है, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, संसाधनों की वृद्धि से, उपभोक्ता की वृद्धि से, तकनीकी सुधार से, केवल ए और सी। क्योंकि उपभोक्ता की वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है हमको उत्पादन में। तो उत्पादन किस बात पर निर्भर करता है? संसाधन, हमारे पास संसाधन कितना है, और दूसरा तकनीकी, कि कोई ऐसा काम था जिसको हम लोग 10 मजदूर से करते थे, अब तकनीक का विकास हो गया तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम 5 मजदूर में ही कर रहे हैं। या फिर हमको मान लेते हैं कोयला है और कोयला का बहुत भंडार मिल गया, या फिर पेट्रोल है, पेट्रोल का बहुत बड़ा भंडार मिल गया, यानी संसाधन में वृद्धि हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एंड डी, जिसमें है केवल ए और सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम, एवरेज रिवेन्यू, सीमांत आगम, मार्जिनल रिवेन्यू एवं मूल्य पी के बीच संबंध है। आप याद रखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ बहुत सारे बायर्स हो, बहुत सारा बेचने वाले हो, क्रेता हो, विक्रेता हो, और बाजार पूरा खुला हो, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार बोलते हैं। और वहां क्या होता है? वहां प्राइस और एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू तीनों क्या होता है? बराबर होता है, यानी एवरेज रिवेन्यू बराबर मार्जिनल रिवेन्यू, और वही क्या होता है? हमारा प्राइस होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे। देखिए फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो क्या कहलाता है? हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्नलिखित सॉरी गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल। आप याद रखिएगा जब हम लोग सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को गिना जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है, क्या कह रहा है? यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं पूरक वस्तु क्या है। मान लेते हैं ये कार है और ये इधर पेट्रोल है। सपोज कीजिए कि कार का दाम घट जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? कार ज्यादा खरीदिएगा, तो पेट्रोल का दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस कम हुआ, कीमत कम हुआ, तो आप कार ज्यादा खरीदिएगा, और जब कार ज्यादा खरीदिएगा तो क्या पेट्रोल का भी दाम बढ़ेगा। तो यहाँ मूल्य में कमी कह रहा है, मूल्य में कमी, तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, किसे संसाधन भूमि मतलब भूमि से जो प्राप्त होता है के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो नदी, जंगल, खदान, मशीन, ये तीनों देखिए प्राकृतिक है, नदी, जंगल, खदान। तो मशीन क्या होगा हमारा, क्या है मशीन जो है कि भूमि संसाधन के अंतर्गत नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति से नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है, व्यावसायिक बैंक को, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को। तो आप याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या है, कहता है निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आर्थिक क्रिया, देखिएगा ध्यान से, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल की जाती है, सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं ये भी शामिल की जाती है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार है, उत्पादन, उपभाग, विनिमय, निवेश, इनमें से सही, यहाँ उपभोग होगा, उपभोग, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन है, समष्टि मतलब बृहत, विस्तृत, मैक्रो, मैक्रो MACRO। तो क्या है इसमें, राष्ट्रीय आय बिल्कुल, पूर्ण रोजगार बिल्कुल, कुल उत्पादन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त में सही। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो कि क्षेत्र है वो क्या है, ये सभी है, क्या है, ये सभी है, यानी उपयुक्त में सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं, तो भूमि तो जरूरी है, श्रम भी जरूरी है और पूंजी भी जरूरी है, तीनों मिलकर ही तो उत्पादन करते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, ये बताना है। तो देखिए भूमि तो जरूरी है, श्रम भी और पूंजी भी, मुद्रा केवल क्या है, पूंजी को वाहन का एक स्रोत है, एक माध्यम है, इसलिए मुद्रा क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, आपके पास 10 गो नोट है, उससे क्या होगा, कुछ नहीं, 10 20 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 10 रुपए का नोट है, तो उससे क्या कुछ नहीं होगा, वो किसमें गिना जाएगा, पूंजी में। चलिए आगे कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र PPC, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अक्ष के ओर नतोदर होता है, अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, समांतर और लंबवत तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्स अक्ष के नतोदर होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, आर्थिक समस्या क्या दर्शा रहा है, आर्थिक समस्या। तो क्या होगा भाई, उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, कौन बताता है आर्थिक समस्या, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, उपयुक्त में जो सभी होगा वो होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल, उपयोगिता व्यक्ति फर्क होती है, यहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग उपयोगिता है, वस्तुओं का विचार सापेक्षिक है, बिल्कुल, उपयुक्त में सही सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला नंबर कहता है किसी वस्तु के मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो उसकी क्या कहलाता है,
उपयोगिता कहलाती है। जो वस्तु जितना उपयोगी रहेगा वो मानव की आवश्यकता को उतना ही बेहतर तरीके से पूर्ति करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग कुल उपयोगिता। क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता उपयोगिता का क्रमवाच सिद्धांत किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा, हिक्स एवं एलन ने। किसने? हिक्स एवं एलन ने। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, ये सारी बात किसके लिए की जाती है? आर्थिक विकास के लिए की जाती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। अब देखिए, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। कैसे? आप समझिए, यदि आपके लिए रोटी की जरूरत है, क्या रोटी का दाम बढ़ भी जाए घट भी जाए, क्या आप 5 रोटी यदि खाते हैं तो उसमें 4 रोटी या 6 रोटी करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप 5 रोटी खाएंगे। तो क्या होगा कि ऐसे वस्तुओं का जो मांग की लोच होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ही नहीं, वो शून्य होता है। क्या होता है? लोच जो है उसका शून्य होता है, क्योंकि महंगाई होने पर भी आप उतना ही खरीदेंगे, सस्ता होने पर भी उतना ही खरीदेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हम कल इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर 26 से 50 क्वेश्चन को हाजिर रहेंगे। आप मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ बने रहें, ताकि आप अच्छे से बेहतर क्वेश्चन को जान सके, उनके हल को जान सके, उसके आंसर को, उसके एक्सप्लेनेशन को जान सके और आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।